18 मई साल 1991 की बात है, जब धरती से एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, जहां उसे 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 5 महीने बितानी थी। लेकिन 3 महीने बाद ही उसे पता चलता है कि जिसे वो अपना देश कहता था वो खत्म हो चुका है। हालांकि ऊपर से देखने पर तो धरती वैसी की वैसी ही दिखती थी, लेकिन नक्शे पर टूटे हुए देश के टुकड़े ही बचे थे। और ये कोई आम देश नहीं था, ये लगभग 74 साल पहले हुई एक विस्फोटक क्रांति से बना था। और आज जब वो टूटा तो किसी को आवाज तक नहीं आई। एक महाशक्ति बिखर गई और पीछे छूट गया उसका एक आखिरी नागरिक, विशाल आकाश में अकेला। लेकिन कैसे? कौन था वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में फंसा रह गया? क्या थी उस आखिरी नागरिक की कहानी और क्या हुआ था उसके साथ? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Коммунисты единственные. कहानी शुरू होती है आज से करीब 32 साल पहले, जब कजाकिस्तान के बाइकनूर कॉस्मोड्रोम पर एक बस आकर रुकी। ये वही जगह है जहां से दुनिया का पहला सैटेलाइट यानी स्पुतनिक लॉन्च हुआ था। और ये करिश्मा करके सोवियत संघ ने स्पेस रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। यही वो जगह है जहां से इंसान ने पहली बार विशाल आकाश से आंखें चार की थी। आसान शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यानी यूरी गैगरिन ने यहीं से उड़ान भरी थी। खैर, उस रोज जब बस बाइकनूर पहुंची तो उसमें से 2 लोग उतरे, जिनके नाम थे सर्गेई क्रिकालेव और अनातोली आर्टसेबर्स्की। यहाँ से एक 10 मंजिला सोयूज रॉकेट जो उन्हें सीधा मीर स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाला था। दरअसल ये उस दौर की बात है दोस्तों, जब कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और अंतरिक्ष में सोवियत संघ का डंका बजता था। हालांकि वो अलग बात है कि चांद पर पहला कदम अमेरिका ने रखा, लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों ने उनसे भी 2 कदम आगे का पैसा फेंका था, अंतरिक्ष में घर बनाने की शुरुआत करके। मीर स्पेस स्टेशन इसी शुरुआत का रिजल्ट था, जिसमें अंतरिक्ष की पहली लैब बनाई गई थी। इस लैब में 0 ग्रेविटी में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब क्योंकि एक स्पेस स्टेशन था तो इस लिहाज से इसका रखरखाव भी करना पड़ता था, जिसके लिए हर वक्त कोई ना कोई उस स्पेस स्टेशन में मौजूद रहता था। और आज बारी क्रिकालेव और आर्टसेबर्स्की की थी। दोनों सोवियत नागरिक थे। हालांकि इनके लिए कुछ नया नहीं था, इससे पहले भी दोनों अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे और जाने से पहले हर बार वो एक पुरानी परंपरा को फॉलो करते थे। यहाँ आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि स्पेस जाने के लिए भैया कौन सी परंपरा? दरअसल इस परंपरा की शुरुआत 3 दशक पहले हुई थी। 1961 में जब यूरी गैगरिन स्पेस लॉन्च के लिए बस में बैठकर बाइकनूर कॉस्मोड्रोम तक पहुंचे तो बैठे बैठे उन्हें एहसास हुआ कि तेज की पेशाब लगी है। उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा। बस से उतरकर गैगरिन बस की राइट वाले पिछले टायर की तरफ गए और वहां खुद को हल्का किया। तब से ये एक गुड लक चार्म या परंपरा बन चुकी है। क्रिकालेव और आर्टसेबर्स्की ने भी ऐसा ही किया और इसके बाद दोनों सोयूज रॉकेट में जाकर बैठ गए। उनके साथ एक तीसरी एस्ट्रोनॉट भी थी, ब्रिटेन की हेलेन शर्मन और दोनों सोवियत एस्ट्रोनॉट्स को लेकर रॉकेट ने धरती से मीर स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भर दी, जो धरती से करीब 350 किलोमीटर दूर हवा में झूल रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट मीर स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है, उसके गाइडेंस सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया और बिना गाइडेंस के स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक करना बहुत मुश्किल था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स घबराए हुए थे। अब यहाँ पर आप फिल्म इंटरस्टेलर का सीन याद कीजिए, जब एस्ट्रोनॉट कूपर डॉकिंग की कोशिश कर रहा है। वो रोबोट से पूछता है, रोबोट जवाब देता है ये असंभव है। तब कूपर कहता है लेकिन ये जरूरी है। कूपर की ही तरह क्रिकालेव ने भी नेसेसरी को पॉसिबल करके दिखाया और मैनुअल कंट्रोल के जरिए स्पेस स्टेशन को ठीक निशाने पर सटा दिया। तीनों अब मीर स्पेस स्टेशन के अंदर थे और यही था अंतरिक्ष में इंसान का पहला घर, जहां वो कुछ दिन गुजार सकता था। लेकिन इस घर की हालात खस्ती थी। वहां जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स बताते थे कि स्पेस स्टेशन में बदबू आती है। रहने की जगह एक बाथरूम स्टॉल से ज्यादा नहीं थी। हालांकि क्रिकालेव को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें वहां पर जैसी ही फीलिंग आती थी, क्रिकालेव अक्सर कहा करते थे, स्पेस में जाते हुए लगता है वापस अपने घर लौट रहा हूं। दोनों लोग टाइम काटने के लिए किताबें पढ़ते थे।
लेकिन मैं खिड़की के पास बैठकर धरती की उन जगहों और चीजों को ढूंढने की कोशिश करता था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही वहां कभी जाने का मौका मिल पाया। खैर, इस बार भी क्रिकालेव स्पेस में जाते ही अपने फेवरेट काम में लग गए, लेकिन ढूंढने और देखने का ये रूटीन महज 8 दिन तक ही कंटिन्यू चला। फिर ये ऑर्डर टूट गया। दरअसल ब्रिटेन की हेलेन शर्मन वापस लौट रही थी, लेकिन क्रिकालेव और आर्ट सेबर्स्की को 5 महीने और स्टेशन पर रुका रहना था। इस दौरान उन्हें 6 बार स्पेस वॉक पर जाना था और स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी थी। 2 लोगों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन क्रिकालेव खुद को खुशकिस्मत समझते थे। आखिर कितने लोगों को यह मौका मिलता था कि खिड़की से बाहर देखें और सामने पूरी धरती स्पेस में तैरती हुई दिखाई दे। खैर, अच्छी बात यह थी कि ऊपर से देखने पर पूरी धरती एक दिखाई देती है, ना कोई सीमा दिखती है, ना अलग से कोई देश। लड़ाई झगड़ों से दूर सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत और शांत दिखता था। हालांकि जमीन पर रहने वालों के लिए अर्थ को लेकर ऐसी डेफिनेशन नहीं थी। उनके लिए जमीनी हकीकत कुछ और थी, जो फिलहाल क्रिकालेव को इतनी ऊपर से नजर नहीं आ रही थी। इसलिए उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि एक बड़ी महाशक्ति अपने आखिरी सांसें गिन रही थी और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। बात 19 अगस्त 1991 की है, जब सुबह सुबह मिलिट्री टैंक का एक काफिला मॉस्को के रेड स्क्वायर पर घुस आया। तब सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे और इसका फायदा उठाकर उनके पीठ पीछे उनकी ही पार्टी के कुछ लोग उन्हें हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज देना चाहते थे। दरअसल सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था, जिसमें से ज्यादातर बगावत पर उतर आए। अब गोर्बाचेव इन देशों का सपोर्ट कर रहे थे। उनका मकसद था कि इन देशों को ज्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दिलवाना, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को डर था कि सोवियत संघ का नामो निशान मिट जाएगा। उनका डर सही भी था, लेकिन इस बारे में वो कुछ करते या सोचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोवियत को टूटने से बचाने के लिए गोर्बाचेव को सत्ता से बाहर करने की कोशिश हुई। उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अक्टूबर महीने तक लगभग पक्का हो चुका था कि सोवियत संघ टूट जाएगा। ये सब भले ही धरती पर चल रहा था, लेकिन इसका असर अंतरिक्ष तक होने वाला था। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते। देखिए, सोवियत स्पेस प्रोग्राम की चाबी बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में थी, जो कजाकिस्तान के हिस्से में आता था। और प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त कजाकिस्तान सोवियत संघ के खिलाफ बगावत करने वालों में से एक था। कजाकिस्तान की बगावत को शांत करने के लिए सोवियत नेताओं ने एक प्रस्ताव भी दिया। प्रस्ताव ये था कि वो स्पेस स्टेशन पर जाने का अगला मौका एक कजाकिस्तानी नागरिक को देंगे। अब इस फैसले का बड़ा असर सर्गेई क्रिकालेव की जिंदगी पर भी पड़ा, क्योंकि पहले तय हुआ था कि क्रिकालेव सिर्फ 5 महीने के लिए ही मीर स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और फिर उनकी जगह एक दूसरा एस्ट्रोनॉट ले लेगा। ये रोटेशन चलती रहती थी। सर्गेई क्रिकालेव स्पेस में इंजीनियरिंग का काम देखते थे, तो इसलिए जरूरी था कि उनकी जगह कोई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट ही जाए। लेकिन अब जमीन पर हुई इस बगावत के चलते एक ऐसा एस्ट्रोनॉट आने वाला था जिसे रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ही नहीं था, और जिसका मतलब था कि क्रिकालेव को 5 महीने से ज्यादा दिन तक स्पेस में ही रहना होगा। लेकिन कितने दिन, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और अब 5 महीने बाद 2 अक्टूबर 1991 को अनातोली आर्ट सेबर्स्की भी वापस धरती पर लौट आए, लेकिन क्रिकालेव अब भी वहीं पे थे, अकेले। अकेलेपन से भी बड़ी कई दूसरी समस्याएं थीं, क्योंकि स्पेस स्टेशन पर एक भी दिन रहने के लिए महीनों की तैयारी लगती है। पूरा प्रोग्राम पहले से फिक्स्ड होता है। ऐसे में फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा रहना भी खतरे से खाली नहीं था। दरअसल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाता है, इसलिए यहाँ धरती की तरह उजाले और अंधेरे की साइकिल नहीं होती। अंतरिक्ष यात्रियों को 45 मिनट की रोशनी मिलती है और फिर 45 मिनट का अंधेरा। दैट मीन्स उन्हें एक दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट को देखने का मौका मिलता है। हालांकि नजारा सुंदर हो सकता है, लेकिन ये चीज आपकी नींद पर खतरनाक असर डालती है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन पर आर्टिफिशियल लाइट हमेशा ऑन रहती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि उजाले में कैसे सोया जाए। सोते टाइम भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोते हुए आपके मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जमीन पर वो हवा में बह जाती है। लेकिन स्पेस स्टेशन में सोते टाइम आपके चेहरे के आसपास CO2 के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। इससे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो किसी भी इंसान के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा स्पेस में मौजूद रेडिएशन में लॉन्ग टाइम तक रहने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है और इंसान बुरी तरह से
बीमार भी पड़ सकता है। सो अब क्रिकालेव को वापस लाने के लिए जरूरी था किसी मेन इंजीनियर को उनकी जगह भेजना। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हर रॉकेट के लॉन्चिंग में करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है और सोवियत संघ के हालात ऐसे नहीं थे कि वे एक और रॉकेट भेज सके। तिजोरियां खाली हो चुकी थीं, इसलिए सोवियत स्पेस प्रोग्राम में भारी कटौती की गई। हालात इतने खराब हो चुके थे कि खुद मीर स्पेस स्टेशन तक को बेचने की बात चल पड़ी। क्रिकालेव की पत्नी और एक 9 महीने की एक बच्ची थी। उन्हें भी महज कुछ रुपये में जैसे तैसे अपना गुजारा चलाना पड़ रहा था। क्रिकालेव के पास हालांकि एक ऑप्शन था। दरअसल स्पेस स्टेशन में एक कैप्सूल रखा हुआ था जिसमें बैठकर वो धरती पर वापस आ सकते थे, लेकिन इसका मतलब होता स्पेस स्टेशन को एकदम खाली छोड़ देना, जो बिना देखरेख के जल्द ही बर्बाद भी हो सकता था। इसलिए क्रिकालेव ने वहीं रुकने का फैसला किया। 25 दिसंबर 1991 वो आखिरी तारीख थी जब सोवियत संघ का हथौड़ा और दराती वाला झंडा आखिरी बार क्रेमलिन के ऊपर फहराया। इसके बाद उसकी जगह रूस के 3 रंग वाले झंडे ने ले ली थी। सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, या यूं कहें कि वो खत्म हो चुका था, लेकिन उसका एक आखिरी नागरिक अभी भी स्पेस में बैठा था, जहां बैठे बैठे उन्हें दुनिया भर की खबरें मिल रही थीं। उन्होंने धरती से 350 किलोमीटर दूर से अपने देश को टूटते हुए देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे जिस शहर में उनकी पैदाइश हुई थी उसका नाम लेनिनग्राड से बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया है, और जिस सोवियत पासपोर्ट को वो अपनी पहचान मानते थे वो अब महज एक रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गया था। हालांकि लॉजिकली ऊपर से देखने में दुनिया वैसी ही थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह बदल गई थी। क्रिकालेव को 5 महीने स्पेस में रहना था, लेकिन वो पूरे 311 दिन तक स्पेस में रहे, जो उस वक्त में एक रिकॉर्ड से ये कम नहीं था। धरती के 5000 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार क्रिकालेव ने 25 मार्च 1992 को कजाकिस्तान में लैंड किया। उस वक्त उनकी हालत बेहद खराब थी। उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था। सांस लेते वक्त उन्हें हवा भी भारी लग रही थी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि क्रिकालेव सोवियत संघ के आखिरी नागरिक और 15 देशों के हीरो थे। लेकिन ये उनकी जर्नी की एंडिंग नहीं थी। रिकवर होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने अपना स्पेस सूट पहना और स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भर दी। आने वाले सालों में वो कुल 800 दिन तक स्पेस स्टेशन में रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद मीर स्पेस स्टेशन का हुआ क्या। एक्चुअली सोवियत के टूटने के बाद 1992 में रूस के नए राष्ट्रपति यानी बोरिस येल्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आपस में मुलाकात की और यहां से नींव पड़ी अमेरिका रूस जॉइंट स्पेस प्रोग्राम की, जिसके तहत एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का काम शुरू हुआ। मीर स्पेस स्टेशन ने भी सालों तक काम किया और फिर उसके पुर्जे साउदर्न पैसिफिक ओशन में गिरा दिए गए। खैर, ये थी दोस्तों एस्ट्रोनॉट सर्गेई क्रिकालेव की कहानी, जिसे आज भी सोवियत संघ के आखिरी नागरिक के रूप में जाना जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।